प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम लोग फिर से जो जो चीज़ें हमने देखी हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों संचय। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? संचय यानी संग्रह करना। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। संचय का मतलब होता है संग्रह करना, एकत्र करना, संग्रह करना। संग्रह, संग्रह का मतलब क्या होता है बताओ? संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। किसी भी चीज को हम एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। देखो परमुटेशन क्या था? परमुटेशन था अरेंजमेंट। किसी चीज को कितने मैनर से पेश कर सकते हैं वह परमुटेशन, लेकिन किसी चीज को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। आपके पास 4 किताबें हैं, मैथ की, इंग्लिश की, जीएस की और रीजनिंग की, और आपको एक किताब कोई पढ़नी है तो आप 4 तरीके से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैटर ऑफ चॉइस है। क्या है? मैटर ऑफ चॉइस। तो हम किसी चीज का चॉइस कितने तरीके से कर सकते हैं, यह टॉपिक हमें बताता है कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला है एनसीआर। अगर आपको एन चीजों में से 8 चीजों को चूज करना होगा तो इसका फार्मूला बनेगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ पर जो एन है वह टोटल थिंग्स है और आर जो है वह टेकन थिंग्स है। यानी कुल अगर हमारे पास एन चीजें हैं उसमें से अगर 8 चीजों को चूज करना है तो उसको हम एनसीआर से कर देंगे। पीडीएफ आपको भेज देंगे। फैक्टोरियल एन की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं। फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 से लेके 10 तक ये सारी वैल्यू आपको याद होगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, 5 की वैल्यू 120, 6 की वैल्यू 720, 7 की वैल्यू 5040, 8 की वैल्यू 40 कितना 320, और फैक्टोरियल 9 की वैल्यू 3626660, और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू वही 3628800। एनसीआर की वैल्यू जैसे हम जानते हैं, अगर हमने आपसे कहा कि 5C2 की वैल्यू निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2, और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके 10 लेके आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें 5C2 निकालना है तो हम इसका दूसरा तरीका देखेंगे जो कि साइड में लिखा गया है। अगर आपको फैक्टोरियल 5C2 की वैल्यू निकली तो 2 बार आप डाउनिंग जाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 5C2 तो 5 इंटू 4 बटे में 2, अगर 10C2 तो 10 इंटू 9 बटे में 2। 2 बार डाउनिंग करके आप 2 से भाग दे के भी निकाल सकते हैं। फिर फार्मूला को हम पीछे छोड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें NC1 है तो सिर्फ n लेना है, NC2 लेना है तो n(n-1) लेना है, NC3 है तो n(n-1) n-2 लेना, मतलब हम 3 टर्म ले रहे हैं। ऐसे NC4 होगा तो हम 4 टर्म लेंगे। और नीचे की तरफ यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 3 है। यहाँ पर 24 क्यों? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4। देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होता है, 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं होता है, वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन नीचे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए जब हम NC2 निकालते हैं तो n इंटू n-1/2। अगर NC3 निकालना होगा तो क्या करोगे बोलो? n(n-1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। द सेम वे आप आगे बढ़ सकते हैं और आप फिर से देख सकते हैं। n जैसे हमने कहा 10C1 तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, 15C1 तो 15 हो जाएगी, 50C1 तो 50 हो जाएगी, 100C1 तो 100 हो जाएगी, 1000C1 तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NC1 की वैल्यू क्या होती है? n ही होती है। लेकिन अगर हम NC2 की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें हम n(n-1/2) करते हैं। इसका मतलब अगर 10C2 करूंगा तो 10 इंटू 9/2 दैट इज इक्वल टू 45। द सेम एज 20C2 एंड 25C2 यू कैन कैलकुलेट इट। टेक द 2 डिक्रीजिंग टर्म डिवाइड बाई 2। इसी तरह से अगर हम NC3 पूछेंगे तो आपका लेना है NC4। लेकिन एक और फार्मूला हम जानेंगे, NCR जो होता है वह NCn-R के बराबर होता है। ये क्या चक्कर है? देखो इन दोनों का जो सम होता है ना बेटा, इन दोनों का जो सम होता है वह इसके n के बराबर होता है। किन दोनों चीजों का सम? देखो NCR इज इक्वल टू NCn-R। आई बात समझ में? देखो ये NCR जो होता है, ये जो n है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। जैसे अगर हमने कहीं 5C2 लिखा है तो इसकी वैल्यू 5C3 के बराबर होगी। कैसे पता चला? क्योंकि 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो अगर इधर 2 लगाएंगे इधर 3 लगा के हम बराबर कर सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखो 10 आएगा, इसकी वैल्यू भी निकालोगे देखोगे 10 आएगा। आई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखो अगर हमारे पास कहीं 20C19 लिखा है तो इसको हम आसानी से 20C1 में लिख सकते हैं। C1 लिखने का फायदा आपको पता है। C1 लिखेंगे तो बस 1 डाउन टर्म लिखना है। 20 किसी भी C1 की वैल्यू उतनी ही होती है, तो आसानी से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। कर लोगे? समझ से देखो 100C19 लिखा है, 98 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100C2 लिख सकते हैं और आसानी से फिर इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं?
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो ऐसे ही आगे भी हम कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक चीज़ और सीखेंगे, NCN की वैल्यू 1 होती है। मान लो हमारे पास 10 लोग हैं, 10 में से 10 को चूज करना है, तो हमारे पास एक तरीका है केवल चूज करने का, ठीक है बेटा। तो 10C10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे आगे देख सकते हो। यहाँ तक आने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, आप मुझे करके बताइए, आपने अगर ठीक से पढ़ा है तो। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा है NC18 इज इक्वल टू NC18 इज इक्वल टू NC2। इसमें पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC3 की वैल्यू क्या होगी। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, आप इसको जरूर देख के बताएंगे। NC18 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द NC3, ये आपको पता करना है, आप पता करके बताइए। देखिए, देखो पहले 18 और 2 कितना होता है बताओ, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 20C3 की। ये आपको समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू 20 कैसे आई है? जब भी कोई NCR में अपने आप को बराबर करता है तो दोनों R की वैल्यू को अगर हम सम करते हैं तो n की वैल्यू को जनरेट कर देगा। आई बस, जैसे हमने देखा था NC2 NC3 के बराबर होता है, 2 और 3 5, ऊपर 5 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से पहले n की वैल्यू 20 आ गई, तो आपको 20C3 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। C3 कैसे निकालते हैं आप लोग? पहले आप 20 लिखेंगे, 20 के बाद आप क्या लिखेंगे? 19 लिखेंगे, 19 के बाद आप क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे, 18 के बाद फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6 लिखेंगे। और अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो देखिए कट जाएगा, 6 से 18 कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। 19 का टेबल याद है? 19 3 57, 57 का टेबल कितना होता है? 114, कितना आएगा? 1140। कैलकुलेट करिए। आएगा कि नहीं आएगा? कर लोगे कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो ये इसका फायदा था इस फार्मूले का। ये NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, यानी 2 पॉइंट को चूज करना होता है। इसीलिए लाइन का फार्मूला NC2 होता है। NC2 की वैल्यू तो आप सीखे गए होंगे, n × n-1/2। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल हमारे पास 6 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो हमने कहा 6 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 6C2। तो 6C2 6 × 5/2, और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं कि हम इससे 15 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन 15 लाइन को हमने ड्रॉ करके भी दिखाया है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस कलर में, ब्लू कलर में 5 लाइनें होंगी, ऐसे तरह से हमारे पास येलो कलर में हमारे पास कितनी लाइनें होंगी? 4 लाइन होंगी। तो हमने सारे लाइन ड्रॉ भी करके दिखाया है, आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। मानवे आइए, बैठ जाइए। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास हम लाइन की बात करेंगे तो हमारे पास लाइन का फार्मूला होता है NCR, लेकिन लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट को चूज करना पड़ेगा, इसीलिए हम यूज करेंगे NC2। अगर मैं आपको कहता हूँ कि ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट यूज होते हैं? 3 पॉइंट। ट्राइंगल में 4 पॉइंट कहाँ होता है? ट्राइंगल में 3 पॉइंट होता है। तो ट्राइंगल कितने बना सकते हैं? कितने तरीके से? NC3 तरीके से। क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो कितने तरीके से बना सकते हैं? NC4। पेंटागन बनाना है तो NC5। हेक्सागन बनाना है तो NC6। इस तरह से हम NCR फार्मूले को यूज करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अच्छा होता है क्या, इसमें 2 तरह के पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सर्कल के चारों तरफ है, इसको हम लोग बोलते हैं, कैसा पॉइंट बोलते हैं? इन पॉइंटों को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। कैसा बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। वह पॉइंट जो एक ही लाइन में नहीं है। अगर सारे पॉइंट एक लाइन में चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आप लाइन खींचेंगे या ट्राइंगल बनाएंगे हमेशा नॉन कोलिनियर से बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने अगला क्वेश्चन दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने दिया है जिसको हम कह रहे हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है।
और हमने कहा कि इससे अगर हमें लाइन ड्रॉ करना है तो इसका फार्मूला बनेगा NC2। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास 10 पॉइंट है तो आप बनाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में हर बार फिगर बना के ही करेंगे, तो हम यूज करेंगे 10C2। और 10C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 × 9 / 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 45 आ जाएगा। हमेशा C2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 2 बार डाउन जाना है। जैसे हमने कहा NC1 तो केवल आपको 10 रखना है, NC2 तो 10 और 9 रखना है, NC3 तो 10, 9 और 8 रखना है। अगर NC4 कर दूं तो 10, 9, 8 और 7 रखना है। तो इस तरह से हम NCR का फार्मूला यूज करते हैं। ये नंबर ऑफ लाइन के लिए यूज होता है। नीचे अगर 1 है तो फैक्टोरियल 1 उसकी वैल्यू 1 होती है, 2 है तो फैक्टोरियल 2 उसकी वैल्यू 2 होती है, 3 है तो अभी पढ़ा चुका हूँ पीछे फैक्टोरियल 3 जिसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, 4 है तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1। डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपके पास अगर इतने पॉइंट है तो आप इससे आराम से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको आगे बताता हूँ, और ये सब लोग पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ लाइन हमें पता करना है तो इसका फार्मूला NC2 होता है। लेकिन मान लीजिए कि इन n पॉइंट में से अगर m पॉइंट कोलिनियर हो गए यानी एक रेखा में चले गए, तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी एक लाइन चले जाएंगे वो हमें लाइन नहीं बनने देंगे, तो हम उनको माइनस कर देंगे। तो फार्मूला हो गया NC2 - MC2। लेकिन लाइन के केस में एक और बात होती है कि अगर नहीं भी बनने देंगे तब भी एक लाइन बना देंगे, तो इसलिए हमने +1 कर दिया यहाँ पर। फिर समझेंगे NC2 - MC2 +1। +1 क्यों किया गया, क्योंकि ये जो पॉइंट एक लाइन में वो एक लाइन तो बनाएंगे, इनकी वजह से जो लाइन नहीं बन पाएगी वो MC2 होगी। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इस पर हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब PDF आपको भेजता हूँ क्लास के बाद। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 20 पॉइंट हैं, 20 पॉइंट में से हमारे मान लीजिए कि 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो हम नंबर ऑफ लाइन कैसे पता करेंगे, तो देखो 20C2 - 5C2 और प्लस क्या हो जाएगा बताओ 1। ये +1 क्यों किए, देखो इतना बनना चाहिए था, ये नहीं बना, तो अब इसकी वैल्यू निकालना तुमको पता ही है, 20 × 19 / 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 4 / 2 और +1 सॉल्व करके देखोगे तो 190 - 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 181। आई बात समझ बेटा, कर लोगे। अभी लाइन खींचना आ गया। लाइन का फार्मूला क्या है NC2। इफ m पॉइंट आर कोलिनियर तो फार्मूला क्या बनेगा NC2 - MC2 +1। ये वाला आपको फॉलो करना है। आई बात समझ में। अब कितना भी क्वेश्चन आप इस पे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगली बात सीखेंगे। हमने कहा कि कॉम्बिनेशन में हम हर चीज़ों को चूज करके करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल की बात करेंगे। ट्राइंगल कितने पॉइंट से बनता है बताओ, ट्राइंगल कितने पॉइंट से बनता है 3 पॉइंट से। तो अब आपको जितने भी पॉइंट दिएंगे उसमें से 3 पॉइंट चूज करना, और कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसका फार्मूला क्या बन जाएगा NC3। तो NC3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ n × n - 1 × n - 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ, हाँ फैक्टोरियल 3, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 2 × 1 6 हो जाएगी। तो अब ट्राइंगल बनाने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो मान लो बेटा अगर हमने यहाँ पर दिया है, सपोज करिए हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए 6 पॉइंट दिए गए हैं। सपोज करिए हमारे पास 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 पॉइंट है और इनसे हमें ट्राइंगल बनाना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6C3 लिखेंगे। अच्छा अगर हम इसको 6 3 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, जरा हम लोग करके देखते हैं इसको। तो 6C3 की वैल्यू हो जाएगी, 6C3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 5 × 4 और डिवाइडेड बाई 6। तो देखो 6 से 6 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 20। तो इसका मतलब हम इतने, अगर हमारे पास 6 पॉइंट हैं और 6 पॉइंट में से रेंडमली अगर किसी भी 3 पॉइंट को मिलाया जाए तो हम 20 ट्राइंगल को फॉर्मेट कर सकते हैं। और इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तब लगता है जब हम किसी चीज़ को चूज करते हैं। क्या करते हैं, चूज करते हैं। आ रही बात समझ में, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि आप बीच में आए हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। फिर समझिए, थोड़ा सा आप शुरू से समझिए, देखिए समझ में आता है। तो अगर हम इन 2 पॉइंट को लेके अगर हम मिलाएंगे तो क्या ट्राइंगल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो लाइन बना। अगर हम 3 पॉइंट ले लें और तीनों को मिलाएं तो क्या ट्राइंगल बन पाएगा, कितना ट्राइंगल बना 1। इसी को हम बोलते हैं, अगर हमने 3 पॉइंट लिया और तीनों में से तीनों पॉइंट को चूज कर लिया तो इसको बोलते हैं 3C3 और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। अगर हमने कहा कि NCN तो इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा ये 1 होता है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी काम के लिए 10 लोग चाहिए और आपकी संख्या 10 ही है, तो मेरे पास एक ही चॉइस है, मैं 10 में से 10 लोगों को एक तरीके से चूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 पॉइंट है
और तीनों को मैं चूज कर लूँगा तो मेरे पास एक ही तरीका है। लेकिन ज़रा हम बात को बदलते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट है। देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। नाम दे देता हूँ A, B, C और D। और इन चारों पॉइंट से आपको ट्राइंगल बनाना है। तो एक बार आप बना के देखिएगा। सबसे पहला ट्राइंगल मैं बनाता हूँ। अब देखिए, एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? इस ट्राइंगल में किस पॉइंट का योगदान है? ए का, बी का और डी का। ए, बी और डी का योगदान है। चलिए दूसरा ट्राइंगल बनाइए आप में से कोई भी। हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इस तरह से बना दे ट्राइंगल, अब बताओ कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? ए, बी और सी बन जाएगा। और जरा सोचो, कोई और ट्राइंगल बन सकता है क्या इसके अलावा? बताओ। हाँ, कौन सा? हाँ, अगर हम ए को, डी को और सी को मिला दें तो ए, बी, सी। और जरा सोचो, और कुछ बन सकता है क्या? हाँ हाँ, बी डी सी। अगर हम इसको मिला दें, मान लीजिए अगर हम इस ट्राइंगल को मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये हो जाएगा बी डी सी। अच्छा, इसके बाद कोई और ट्राइंगल आप बना सकते हैं, खोजिए अगर कोई बन सकता है तो। 3 पॉइंट को जो आपने चूज कर लिया इसको दोबारा चूज नहीं करना है। 3 अलग अलग पॉइंट से हमारे पास जो ट्राइंगल बना वह ए बी डी बना, ए बी सी बना, ए डी सी बना, देखो पहले नहीं आया, और बी डी सी बना जो पहले नहीं आया। लेकिन हम इस चीज़ को बड़े आसानी से बना सकते हैं कॉम्बिनेशन की मदद से। हम कहते हैं हमारा टोटल पॉइंट कितना है? 4। बनाना क्या है? ट्राइंगल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4C3। और 4C3 की वैल्यू बहुत आसान है, 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे क्या लिखते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी को हम 6 बोलते हैं। इसको सॉल्व कर लो बेटा। जब सॉल्व करोगे तुम देखोगे 3 से 3 कट चुका होगा और 2 से 2 कट चुका होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। आई बात समझ में? तो इस तरह से, अगर अभी तो ये 4 ही पॉइंट था, अगर हम 20 पॉइंट दे देंगे तो अब तो पूरा दिन इसी क्वेश्चन में चला जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2-3 बातें पहले ही बता दी थी। हमने कहा था, एक फार्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि एन सी आर की वैल्यू किसके बराबर होती है? बोलो। एन सी एन माइनस आर के बराबर। एक फार्मूला बताए थे, आप लोगों को याद है ये फार्मूला? जो लोग शुरू सुन रहे होंगे। तो अगर हमारे पास 4C3 है तो इसको जरूरत पड़ने पर मैं क्या बोल सकता हूँ? 4C1। और 4C1 की वैल्यू क्या होती है? 4। तो इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए बनाया जा सकता है अगर आपका फार्मूले पे कमांड है। अदरवाइज आप ये कहिए कि ठीक है 4C3 निकालना था, तो हम 3 बार इस चीज़ को लिखेंगे और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 20 पॉइंट है। कितने पॉइंट है बताइए? 20 पॉइंट। और मैंने कहा 20 पॉइंट से आपको क्या बनाना है? आपको ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल में कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट। तो कितने तरह से, हाउ मेनी पॉसिबल ट्राइंगल, आप कितने ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल कितने होंगे? इसमें 3 पॉइंट होते हैं, ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं, और आपके पास 20 पॉइंट है। तो आप कितने तरह से इसमें ट्राइंगल बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे 20C3। बताओ कोई दिक्कत होगा? 10 पॉइंट रहेगा 10C3, 20 पॉइंट रहेगा 20C3, 50 पॉइंट रहेगा तो 50C3। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो 20C3 की वैल्यू क्या होगी? कैसे वैल्यू पता चलेगा बताओ? 20C3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 20, फिर क्या लिखेंगे? 19, फिर क्या लिखेंगे? 18। क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो आपको 3 बार ही जाना पड़ेगा। अगर 2 लिखेंगे तो 2 बार जाना पड़ेगा। और नीचे 3 लिखा है ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी वैल्यू हम 6 पढ़ भी चुके हैं। आपके समझ में आई बात? क्या करना है? तो देखो, अगर हम इसको आसानी से कटाएंगे ना बेटा, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा 10 बार में, और 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। अब 19 का टेबल याद होना चाहिए। 20 का टेबल 6 बार में 120 होता है, 19 का 114 होता है। 19 का टेबल 6 बार पढ़ो, कितना आएगा? 114, और एक जीरो लगा दो। तो इसमें कितने ट्राइंगल हम बना सकते हैं? 1140। क्या किसी भी बच्चे के लिए ये पॉसिबल है? 19 कहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या? 117 कहाँ पे? कटने में दिक्कत हो गया क्या? 3 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा। 19 का टेबल पढ़ना चाहती हैं? 19 दूना 38, 19 तिया, हाँ 19 तिया 57, 19 चौक बता दो यार 76, 19 पाँचे 95, 19 छक्का। अब कुछ करना चाहती?
हाँ 19 छक्का 114, तो फिर तो 19 साते भी नहीं पता होगा। 19 साते 133, 19 आठे 152, 19 नवा 171 और 19 दामे 190। एक्चुअल में 19 का टेबल मुझे भी याद नहीं है, आप ही को नहीं याद है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं भी 19 का टेबल मैं अंजादे से लिख देता हूँ। आप कैसे अंजादा लिखेंगे? देखिए 20 माइनस 1, ठीक है बेटा, 40 माइनस 2, 60 माइनस 3, अब बताओ क्या हो जाएगा? 80 माइनस 4, बोलो बेटा। 100 माइनस 5, बोलो बेटा। 120 माइनस 6, बोलो बेटा। 140 माइनस 7, बोलो बेटा। 160 माइनस 8, बोलो बेटा। 180 माइनस 9 और फिर बोलो बेटा 200 माइनस 10। गलत हो ही नहीं सकता है, इससे कैलकुलेशन तो जो है अनुमान से किया जाता है। एग्जाम में इतना टाइम कहाँ रहेगा, कौन पढ़ता रहेगा। अब ये 20 का टेबल पता है, 20 साते कितना होता है? 20 साते कितना होता है? 140, तो 140 से कम होगा। 20 छक्का कितना होता है? 120, 120 से कौन से में कम है? कितना कम करना है तो तुरंत कर देंगे कम, है ना, 6 कम कर देंगे, क्योंकि 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो 6 कम करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं ना, आप फिर क्या होगा, प्रैक्टिस करके आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा 19 है, 19 इंटू यहाँ पर 6 बचा था, तो 19 छक्का 114, जीरो लग गया। अब ये भी सोचिए कि 1140 ट्राइंगल क्या किसी व्यक्ति के लिए बना के काउंट करना संभव है? हमने 4 पॉइंट में तो कर लिया था। तो ये इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉम्बिनेशन में हमने कुल 3-4 बातें सीखनी थी, जो मैं फिर से आपको बताता हूँ। आप इसको फिर से देखिए, आप लोग फिर से देखिए, दोबारा से देखिए। कॉम्बिनेशन का पहला फार्मूला क्या हमें बताता था कि एनसीआर का मतलब एन चीज़ है जिसमें से हम 8 चीज़ों को लेके बनाएंगे, जिसकी वैल्यू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। लेकिन हम इस फार्मूले को यहीं पे छोड़ देते हैं और हम इसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ पर पहुंच जाते हैं। और इससे पहले कि पहुंचे, हम पहले फैक्टोरियल को समझते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 मानते हुए फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 होता है, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। और जो इसकी वैल्यू है उसको लिख भी सकते हैं। इसका मतलब जब भी हम कभी भी कोई फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं, जैसे हमने फैक्टोरियल n डिफाइन किया, तो वो अपने आप को घटाता चला जाएगा, तब तक घटाता चला जाएगा जब तक कि 1 ना आ जाए, और इन सारे नंबरों का मल्टीप्लाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करता हूँ, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। तो आप आसानी से इस तरह से फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी उपयोगिता इसलिए हम इस बात को सीख रहे हैं क्योंकि हमने इसके फार्मूले में इसको देखा था। जैसे हमने कहा कि 5c2 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने कहा फैक्टोरियल 5 होगा, फैक्टोरियल 2 होगा और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 होगा, क्योंकि जो हमारा शुरुआती फार्मूला तो हमको यही बताता है कि फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन हम इस चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, और हम जैसे इसको पीछे छोड़ते हैं फिर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, और इसी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं अगर 5c2 है तो 2 डाउनिंग टर्म लिखो, 5c3 है तो 3 डाउनिंग टर्म लिखो, 4 चीज़ है तो 4 डाउनिंग टर्म लिखो। तो देखो बेटा, अगर हम 5c2 लिखेंगे तो 5 इंटू 4 और नीचे फैक्टोरियल 2 लगेगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 2 ही लिख दिया। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इस तरह से हमने कई सारी वैल्यू को यहाँ पर देखा, और हमने इसी तरह से जब अगर हम NC1 की बात करेंगे तो NC1 की वैल्यू हमेशा n होगी। अगर हमने कहा NC2 तो n - 1/2 हो जाएगी। अगर हम NC3 कहेंगे तो n -1 n - 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से आप किसी भी NC1, NC2, NC3 की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं और उससे उसकी वैल्यू को आप बना सकते हैं। आई बात समझ में? और ये चारों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। C1 की वैल्यू उतना ही रहती है चाहे कोई भी C1 आ जाए, क्यों कैलकुलेशन करना। C2 की वैल्यू में हम 2 बार डाउनिंग करके 2 से डिवाइड कर देंगे। C3 की वैल्यू में हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें हमने एक फार्मूला और बताया जिससे हम तेजी से काम करते हैं। NCR की वैल्यू NCn - R के बराबर होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 5c2 की वैल्यू और 5c3 दोनों की वैल्यू सेम होती है। उसको हमने निकाल कर भी देखा, लेकिन हमने टेक्निकल बात ये समझी कि अगर ऊपर 5 है तो अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसको बराबरी केवल NC3 कर सकता है, क्योंकि 2 और 3 कितना होता है? 5। आई बस जैसे हमने कहा कि 5c4, तो 5c4 को बराबर अगर कोई कर सकता है तो 5c1, और 5c1 की वैल्यू 5 होती है। इसलिए हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, तो देखो अगर हमारे पास हमने देखा 5c3 की वैल्यू तो 543 डिवाइडेड बाई 6, और 5c2 देखेंगे तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर है, इसलिए दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। टेक्निकल बात ये पकड़ में आ गई, इन दोनों की वैल्यू अगर 5 हो रही है तो ऊपर 5 ही होगा। आई बात समझ में? तो ये सब कुछ आप लोगों ने बड़े आसानी से सीख लिया था।
और हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा आगे, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ सब ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, और हम ये लोग कह रहे थे कि हमारे पास अगर 20 पॉइंट है दिव्यांशी जी, अगर हमारे पास 20 पॉइंट है और अगर हमें 19 का टेबल पढ़ना पड़ेगा 6 बार में, तो 19 छक्का कितना बता रही थी? 19 छक्का 114 ना, 19 6 जा 19 6 जा 114, और पीछे हम क्या कर देंगे, एक जीरो लगा देंगे, और इस तरह से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल का ये फार्मूला बना NC3। लेकिन हमने कहा कि इस ट्राइंगल के अगर हमने पॉइंट दिए हुए हैं, और हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि भाई यहाँ पर हमने पहला पॉइंट दे दिया, पहला पॉइंट, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे हमने तीसरा पॉइंट, यहाँ पे चौथा पॉइंट, यहाँ पे पांचवा पॉइंट, तो इन पॉइंटों से आप कितने ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप एक भी ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपके पास हम 20 पॉइंट देते हैं तो आपका जवाब 20C3 होता है, जिसकी वैल्यू आपके पास 1140 तो आ जाती है। लेकिन आप इसकी आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि अब हमने आपको 25 पॉइंट दिया है, और 25 पॉइंट से हम ट्राइंगल बना सकते हैं 25C3। लेकिन क्वेश्चन में दूसरी बात ये कह दी गई कि इसमें 10 पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, 10 के 10 पॉइंट एक लाइन में है, तो क्या वो 10 पॉइंट एक लाइन में होंगे तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। तो उन 10 पॉइंट को माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे? 10C3 से। तो फार्मूला बना, इफ यू हैव द टोटल n पॉइंट एंड m पॉइंट आर द कोलिनियर, दैट टाइम द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बिकम्स NC3 माइनस MC3। तो देखो 25C3 में से 10C3 माइनस किया हूँ, तरीका वही है, 25 24 23 10 9 8, नीचे फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे जो भी आएगा। तो ये बताओ ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आपसे? ठीक है, यहाँ तक ट्राइंगल तक बात। अगर ट्राइंगल तक बात सही है तो ट्राइंगल के बाद अगली क्या चीज बन सकती है बताओ? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने पॉइंट होते हैं बोलो? 4 पॉइंट। अगर 4 पॉइंट से अगर हम मिलाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसलिए फार्मूला इसका क्या बनेगा? NC4। और दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? NC4 माइनस MC4, अगर वो पॉइंट एक लाइन में जाएंगे तो हमने कर दिया होगा। यहाँ पर देखो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, दोनों फार्मूला। इसके बाद अगर हमारे पास 4 पॉइंट है तो 10C4, जिसकी वैल्यू आप इजीली निकालना जानते हैं 10 9 8 7, क्योंकि 4 लिखा है इसलिए 4 बार डाउन जाना है, और नीचे हम क्या करेंगे बेटा? फैक्टोरियल 4 4 3 2 1, जिसका मल्टीप्लाइड करने से 24। एंड इसको कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास इफ यू हैव द 10 पॉइंट्स और वी वांट टू मेक क्वाड्रिलेटरल, सो दैट द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी 210। अब इसको बना के मत आप सोचिए कि आप बना लेंगे, आपकी इंटेलिजेंसी सब रह जाएगी। अभी आपको दे दूं कि चलो ये 10 पॉइंट है और आप बनाइए 210 क्वाड्रिलेटरल, तो आपकी नानी याद आ जाएगी। तो इसीलिए मैथ में फार्मूले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैथ में कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा। हमने कहाँ 19 का टेबल कहाँ याद किया? 19 के टेबल के पीछे कॉन्सेप्ट को निकाल दिया, और जब याद हो गया अब 19 का टेबल नहीं भूलेगा, क्योंकि 20 का नहीं भूल सकता। आप कहेंगे मान लीजिए मैंने पूछा कि 19 पाँचे कितना होता है, तो आपको 20 पाँचे तो 100 पता है, तो 100 में से 5 कम कर लो। तो कॉन्सेप्चुअल जब चीज़ें बच्चा पढ़ता है, मैथ किस चीज़ को तब समझाता है, हर एक चीज़ के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक्स है, आप अगर उसको रीड आउट करेंगे तो आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे, तुरंत आप सारा गेम समझ में आ जाएगा। फिर कोई कितना भी करता रहे, आप तुरंत उस बात को कंक्लूजन्स तक आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये होता है NC4। NC4 में हमारे पास कुल 4 पॉइंट होंगे, 10 9 8 7, क्योंकि हम 4 निकाल रहे हैं, अगर 5 निकालेंगे तो हम 5 ले लेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे ही आगे फिर अच्छा पूछा भी गया है अभी तक लाइन के बारे में। लाइन में 2 पॉइंट होता है, NC2 चलता है, NC2 चलता है। दूसरा फार्मूला क्या चलता है? NC2 माइनस MC2 और +1। +1 बताओ क्यों करते हैं? क्योंकि वो सारे पॉइंट एक लाइन तो बना ही पाते हैं, बाकी में कहीं +1 नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सारे पॉइंट को एक लाइन रख के कभी ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल पेंटागन नहीं बना सकते। आई बात समझिए? तो आपने लाइन पढ़ा, ट्राइंगल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन आगे मैं कहता हूँ हेक्सागन पूछे, हेप्टागन पूछे, डेकागन पूछे, आप आसानी से इस चीज़ को समझ चुके हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से हमारे पास 5 पॉइंट अगर कोलिनियर हो जाता है, तो 10C4 में से हमें 5C4 माइनस करना है। देखो 10C4 की वैल्यू भी निकाले हो, अब 5C4 मैंने तुरंत क्या दिमाग लगाया कि 5C4 को हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो? 5C1, क्योंकि 4 अगर इधर है तो उसको बराबरी करेगा 1, और किसी भी C1 की वैल्यू उतनी ही होती है, तो हमें कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं दिखा दूंगा कि मुझे मैथ आता है, तो देखिए फिर क्या करने वाले हैं। फिर आप लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 लिख लेंगे। 5C4 में 4 बार लिखते हो, नीचे क्या लिखते हैं? वही 4 × 3 × 2 × 1, ये लिखते हैं ना बेटा, या 24 लिख लो।
तो अगर मैं इसको कटाना चाहूँगा ना तो देखो क्या हो जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 5। तो मैं इस कैलकुलेशन के टाइम को बचा सकता हूँ NCR इज इक्वल टू NC n-r वाला यूज करके। जैसे मैंने कहा कि अगर 5C3 है तो इसको इक्वेट करता है 5C2। मैंने कहा कि 20C19 है तो उसको बैलेंस कर देगा 20C1। तो 20C1 निकालना बहुत आसान है, जितने छोटे आर की वैल्यू रहेगी उतना ही कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये वाला फार्मूला जो आपको पीछे बताया था इसको रख के आप टाइम भी बचा सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। ये 5 माइनस क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि दे आर द कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब एक ही लाइन में हो गया, एक लाइन में अगर पॉइंट हो गया तो पेंटागन या क्वाड्रिलेटरल नहीं बनने देगा। समझ में आई बात। और 4 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए थे। इसके बाद जो है अगला चीज़ आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी की हम लोग पार्टी बनाएंगे तो सभी लोग आएंगे, तो सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, हेलो करेंगे। ठीक है, तो भैया पार्टी का रूल होता है कि पार्टी जो होती है अगर n व्यक्ति हैं और वो पार्टी बना रहे हैं तो मान लीजिए पार्टी में जाते हैं कहीं तो मिलते हैं कि नहीं एक दूसरे से, तो अगर सभी व्यक्ति से मिलें तो उसी को बोलते हैं NC2, क्योंकि 2 लोग मिलके मिलेंगे। मिलने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी, अकेले कैसे कोई मिल सकता है, तो आप 2 लोग होने चाहिए। तो 20C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर मान लीजिए इस पार्टी में 20 लोग होंगे तो कुल मिलना कितनी बार होगा, 190 बार। आई बात समझे, कुल हाथ कितना बार मिलेगा, पार्टी में लोग 20 हैं और हाथ कितनी बार मिलाएंगे, 190 बार। इस बात को और आसानी समझाता हूँ मैं आपको। आप जरा एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पार्टी में थोड़ा कम लोग लेते हैं, A B C D, मान लो 4 लोग पार्टी में है। ठीक, और सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो हमें पता है यार कि इसका आंसर हो जाएगा 4C2 और वैल्यू निकाल लेंगे 4 × 3/2 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट जाएगा। कितनी बार हाथ मिलाया गया, 6 बार। लेकिन क्या ये 6 बार आपको दिखाई दे रहा है, आइए मैं दिखाता हूँ। अभी आपको दिखाऊंगा, आप फट समझ जाएंगे। देखो 1 2 3, पार्टी में कितनी बार हाथ मिला लिया गया, 3 बार। अब देखते रहना बहुत आराम से और बहुत मजेदार चीज, इसको देखोगे। देखो 1 और 2, अब पार्टी में कितनी बार हाथ मिला लिया गया, 5 बार। और अब एक और मिला के दिखाता हूँ, अब पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाया गया, 6 बार। यही तो हाथ मिला सकते हैं। आई बात समझ में। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला केस क्या हुआ, ए जो है बी से हाथ मिलाता है, ए जो है वह सी से हाथ मिलाता है और ए किससे मिलाता है, डी से हाथ मिलाता है। दूसरा केस क्या जनरेट हुआ, बहुत प्यार समझो बेटा, ये सब बहुत प्यारी चीजें हैं, समझ जाओगे आसानी से। बी जो है वह सी से हाथ मिलाता है और बी किससे मिलाता है, डी से। और लास्ट वाला केस क्या बनता है, अंतिम केस इसमें क्या बनता है, अंतिम केस सी हाथ मिलाता है, किससे मिलाता है, डी से। तो कितनी बार हाथ मिलाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्या यही 6 बार ही तो हाथ मिलाया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हाथ मिलवा के हम काउंट करेंगे, हम इस बात को फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर पार्टी में 20 लोग हैं तो हाथ मिलाया जाएगा 20 × 19/2, 190 बार हाथ मिलाया जाएगा। अच्छा बताओ, पार्टी में अगर हाथ 190 बार मिलाया गया तो गिफ्ट कितने बटेंगे। पार्टी का रूल भी तो है कि खाली हाथ तो नहीं मिलाएंगे, पार्टी में हर एक व्यक्ति के लिए गिफ्ट लेके आएगा। स्टैंडर्ड पार्टी होगी, हाँ जितने लोग हैं सबके लिए गिफ्ट लाना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए पार्टी में 20 लोग हैं तो 20 लोगों के लिए गिफ्ट लेके आएंगे। बताइए कितने गिफ्ट बटेंगे, हाँ 20 लोग हैं और 20 लोगों के लिए गिफ्ट लेके आएंगे तो कितने गिफ्ट बटेंगे। बहुत आसान है, वंशिका जी बताएंगे अब। हाँ देखिए, लास्ट क्लास में रहने का फायदा मिला आपको। अगर हम जितनी बार हाथ मिलाएंगे, हाथ एक बार मिलेगा और गिफ्ट 2 बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर 2 लोगों ने हाथ मिलाया तो हाथ तो एक ही मिला, लेकिन हर आदमी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया तो गिफ्ट 2 बढ़ जाएंगे। तो जितनी बार हैंड मिलाया जाएगा उसका डबल गिफ्ट बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए इस पार्टी में 6 बार हाथ मिलाया गया तो गिफ्ट बटे 12। बताइए गिफ्ट कैसे 12 मिले, आइए दिखाता हूँ आपको। आप जरा देखिएगा, देखिए गिफ्ट कितने बटेंगे। यहाँ पर आपने हाथ मिलाया लेकिन एक गिफ्ट ए ने बी को दिया है और दूसरा गिफ्ट किसने दिया है, बी ने ए को दिया है। तो यहाँ पर गिफ्ट कितने बट रहे हैं, 2। हर एक हैंड शेक पर 2 गिफ्ट बट रहे हैं, हाथ मिलाएंगे और 2 गिफ्ट बढ़ जाएगा। ऐसे ही हर जगह 2 गिफ्ट बढ़ेगा। तो यहाँ जहाँ आप यहाँ पे लाइन कितनी बनी हमारे पास, कुल 6 बार, तो गिफ्ट कितने हो जाएंगे, 6 × 2 12। आई बात समझ में। तो गिफ्ट हमेशा डबल, गिफ्ट का फार्मूला बन सकता है n × n - 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो गिफ्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा, n × n - जैसे 10 लोग हैं तो 10 × 9 कर दो, 90 गिफ्ट बचेंगे। 20 लोग हैं तो 20 × 19 कर दो, 380 गिफ्ट बढ़ जाएंगे। आई बात समझ बेटा। तो इससे रिलेशन है, आइए हम इस बात को यहाँ पर देखते भी हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज़ बताई गई है, इसमें ये बताया गया है कि अभी कॉम्बिनेशन से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और उस बात को समझा रहा हूँ, समझिएगा। ठीक, यूपीएससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया गया था जिसमें अभी क्वेश्चन पर हम आएंगे, जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिल रहा है। ठीक है,
तो मान लीजिए यहाँ ABCDE 5 लोग हैं और यहाँ पर XYZ यहाँ पर 3 लोग हैं। ये ग्रुप मेंबर इस ग्रुप से मेंबर से मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। कॉम्बिनेशन तब लगता है जब एक ही ग्रुप के लोग आपस में मिलते हैं, तब लगेगा कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलेगा। सपोज करिए कि हमारे X ग्रुप में 5 मेंबर हैं और सपोज करिए कि हमारे Y ग्रुप में 3 मेंबर हैं, तो इनका आपस में मिलना होगा 15 तरीके से, क्योंकि यह A इन तीनों से मिलेगा, यह B इन तीनों से मिलेगा, यह C भी इन तीनों लोगों से मिलेगा, यह D भी इन तीनों लोगों से मिलेगा और यह E भी इन तीनों लोगों से मिलेगा। ऐसे मामले में जो इनका मिलना होगा वह इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा और 5 × 3 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो यहाँ पर इनका मिलना कितनी बार हुआ बताइए, 15 बार हो गया। आई बात समझ में? ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर इस ग्रुप में 5 लोग हैं और इस ग्रुप में 3 लोग हैं तो इनका मिलना कितनी बार होगा, 15 बार। करेक्ट है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है, आप इस पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर एक ग्रुप में 20 लोग हों और दूसरे ग्रुप में 10 लोग हों, इस ग्रुप के सभी मेंबर इस ग्रुप के सभी मेंबर से मिलना चाहते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा बताइए? 20 × 10 200 बार। ये बात आपको समझ में आ गया? आई बात समझ में? अब हम इस बात को ठीक से और समझते हैं। मान लो कि इस तरह के हमारे पास 3 ग्रुप हों। कितने ग्रुप हों? 3 ग्रुप हों, X ग्रुप, Y ग्रुप, Z ग्रुप। इनका आपस में मिलना कितने तरीके होगा? जब हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलेगा, तो देखो जब X ग्रुप Y से मिलेगा तो X Y तरीके से मिलेगा, जब X ग्रुप Z ग्रुप से मिलेगा तो X Z तरीके से मिलेगा और जब Y ग्रुप Z से मिलेगा तो Y Z तरीके से मिलेगा। इस तरह से मान लो कि इसमें हमारे पास 2 मेंबर हैं, इसमें 3 मेंबर हैं, इस पे 4 मेंबर हैं, तो यहाँ पर मिलने का तरीका 2 × 3 6। अब देखो यहाँ पर फिर 3 × 4 12 और 2 × 4 8। तो इनका मिलने का तरीका, जब हम अलग अलग ग्रुप को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाइड करते हैं तो उनके मिलने मल्टीप्लिकेशन से उनके मिलने का तरीका जनरेट हो जाता है। खैर हम आते हैं उस क्वेश्चन पर जिसको हम लोग खोज रहे थे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन सिविल सर्विस का क्वेश्चन वैसे तो है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो जैसे कह रहा है कि एक पार्टी में 20 लोग हैं और 20 लोगों का मिलना आपको पता है 190 तरीके से 20 लोग मिल सकते हैं, लेकिन पार्टी में कंडीशन है कि इस पार्टी में कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। कंडीशन है कि मेल मेल के गले मिल सकता है और फीमेल फीमेल के गले मिल सकती है और मेल और फीमेल आपस में हाथ मिला सकते हैं, ये कंडीशन दी गई है। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि पार्टी में 12 मेल और 8 फीमेल हैं, तो 12 लोग जो है जो अपने आप को, ये 12 लोग आपस में हक कर सकते हैं, ये 8 लोग आपस में हक कर सकते हैं, लेकिन ये 12 मेल और 8 फीमेल आपस में हैंडशेक करेंगे। तो यह यहाँ पर कुल जो मिलना हुआ, क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल हक्स कितना है या टोटल जो है इसमें हैंडशेक कितना है। तो इस बात को समझने के लिए हम फिर से समझते हैं। हमने कहा कि 12 लोग अगर आपस में मिलेंगे, जब एक ग्रुप आपस में मिलता है तो उसमें NC2 का फार्मूला लगेगा। तो 12 लोग आपस में 12C2 यानी 12 × 11/2 यानी 66 तरीके से ये 12 लोग मिल सकते हैं। ये इसी तरह से अगर ये फीमेल आपस में मिलेंगी तो इनको हक्स करेंगी, तो यहाँ पर 8 फीमेल है तो 8C2 तरीके से आपस में मिल सकती हैं, यानी 8 × 7/2 जिसको हम सॉल्व करके 28 तरीका निकाल सकते हैं। तो अगर हम 66 और 28 को जोड़ दें तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें कुल हक्स कितने हुए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हाथ मिलाने का, तो हाथ मिलाने वाले में ये वाला ग्रुप इस ग्रुप के पास जा रहा है या ये ग्रुप इस ग्रुप के पास आ रहा है। तो जब 2 ग्रुप अगर मिलते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब हम देखेंगे देखो मेल टू मेल 66, फीमेल टू फीमेल 28, लेकिन मेल टू फीमेल अगर हम मिलाएंगे तो 12 का टेबल 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 12 का टेबल 8 बार। दिव्यांश 12 का टेबल 8 बार पढ़ना। कई तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे आप 10 का टेबल 8 बार पढ़ लीजिए 80 हो गया, और 2 का टेबल 8 बार पढ़ दिए 16 हो गया, 96 हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है 12 का टेबल 8 बार पढ़ना है, अब मुझे 12 का टेबल याद नहीं है, तो 12 का टेबल 10 बार तो सबको याद होता है, तो 12 का टेबल 10 बार में कितना होता है 120, 2 बार कम कर दो, 12 × 24। किसी भी चीज़ को जितनी बार जो सोच सकता है, जितने तरीके से सोच सकता है, वही मैथ और रीजनिंग की दुनिया में बादशाह होता है। ये थिंकिंग का है, इसमें ओवर थिंकिंग करना पड़ता है। पूरे मैथ में यही चीज़ सिखाई जाती है, हम एक चीज़ को अलग अलग कितने तरीके से देख सकते हैं और जो सबसे बेस्ट तरीका होता है सिर्फ उसी को आपको यूज करना है। आई बात समझ में? इसीलिए मैथ बहुत आसान भी है और मैथ बहुत कठिन भी है। अगर किसी ने किसी क्वेश्चन को बनाते समय हार्ड प्रोसेस पकड़ लिया तो बस कठिन हो गया, और किसी ने मैथ के सबसे बेहतर तरीके को समझ लिया तो उसके लिए मैथ आसान हो गया। बात समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करते हैं, तोता छाप है, रटना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही रटाया ही जाता है। सिस्टम यही है कैसे हम जो है एजुकेशन से जुड़े। लेकिन अगर हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके किसी चीज़ में समझ अगर डेवलप कर लें तो हमारा काम आसान हो जाता है। आपका कंपटीशन पूरा समझ का। अब देखिए इसमें 3 घटनाएं घटी। अब इस समझने वाली बात ये थी कि यार ये 12 लोग आपस में मिल रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा।
8 लोग आपस में मिल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि हम चूज कर रहे हैं दो, किसी भी दो को कितने तरीके से चूज करते हैं ये उस मैनर को बताता है चयन करने के। लेकिन जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलेगा तो देखो 12 × 8 हुआ है। तो बताइए क्वेश्चन आपसे बन जाता है या आप छोड़ के आते हैं? अगर आप कॉम्बिनेशन पढ़ के आए तो आपसे बन के आएगा ही। बात समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर गिफ्ट वाला क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके थे कि 2 टाइम ऑफ द हैंड से गिफ्ट होता है। तो जैसे हमने बताया था कि इसका फार्मूला अपने आप में बन सकता है n × n-1। या आप ऐसे बेसिक भी याद रखेंगे ताकि आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद आप में से किसी एक बच्चे ने, दिव्यांग थे, आपने क्वेश्चन पूछा था कि ए पर्सन हैज 4 कॉइन्स इन डिफरेंट डिनोमिनेशंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट सम ऑफ मनी द पर्सन कैन फॉर्म। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं था। बेसिकली जब हमारे पास 4 तरह के कॉइन है तो उसको हम कितने तरीके से चूज करेंगे तभी तो हम उसका अलग अलग तरीके से वैल्यू बना सकते हैं। तो चूज करने का क्वेश्चन जो होता है कॉम्बिनेशन का होता है। तो आपके पास 4 कॉइन्स में से आप ऐसा कर सकती हैं कि आप एक कॉइन को चूज कर सकती हैं, या हो सकता है कि आप किसी भी दो कॉइन को चूज करके आप उसकी वैल्यू बना सकती हैं। आप 3 कॉइन को चूज करके बना सकती हैं और आप 4 कॉइन को चूज करके बना। तो आपके पास ये 4 तरीका है जिससे आप इन तरह अलग अलग तरह की वैल्यू को बना सकती हैं। अब अगर आप एक कॉइन को चूज करेंगी तो आप जो है 4C1 जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 4C1 की वैल्यू 4 होती है। यहाँ पे 1 कैसे लिख दिया? देखिए अगर हम गलत भी लिखेंगे ना बेटा तो हम आंसर सही लिखेंगे। इसी को बोलते हैं अभ्यास। अब देखो 6 4 10 कितना हो गया? 6 4 10 11, 11 और 11 तो 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 आएगा ना। 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी? आंसर देखो, हम कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे और सोते भी रहेंगे तब भी हम सही बोलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की वजह से संभव है। मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आप बार बार चीज़ों को सुनो, बार बार बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिस ना, सीखने को तो बहुत जल्दी तुम सीख जाओगे, लेकिन फिर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक स्पीड नहीं आएगी बेटा। तो कैलकुलेशन कुछ भी रहेगा, आंसर पहले ही आ जाएगा। हालांकि इसका दूसरा तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ। अगर हमारे पास 4 कॉइन है तो 2 के पावर 4 करो और 1 माइनस कर दो, तो 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 2 × 2 4 बार करो तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। ये क्वेश्चन इस टॉपिक को नंबर सिस्टम से कनेक्ट कर देता है। लेकिन ये जब हम तरीका बनाते हैं तो हम इस क्वेश्चन तक कॉम्बिनेशन से पहुंचते हैं। तो चूंकि कॉम्बिनेशन में आपने पूछा है तो इसलिए हमने ये तरीका बताया। लेकिन ये भी तरीका ध्यान, जैसे हमारे पास 3 कॉइन्स हैं तो हम कितने तरह से डिफरेंट वैल्यू जनरेट कर पाएंगे? तो 2 का क्यूब कर लो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 में से 1 माइनस करो तो हम 7 तरह की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे अभी बना करके भी। पहले हम इस बात को समझे। देखो 4 कॉइन में से 1 कॉइन चूज किया तो 4C1 की वैल्यू तो 4 ही होगी। 4C2 की वैल्यू 4 × 3 डिवाइड बाई 2 तो 12/2 6 हो जाएगी। 4C3 इज इक्वल टू 4C1। याद है तुम लोगों को? C3 को C1 में कन्वर्ट, दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4C4, 4 के 4 सिक्के लेने का केवल एक ही तरीका है। तो हमारे पास इस तरह से कुल 15 बैनर्स जनरेट हो जाएंगे बेटा। आई बात समझ में? अब इसके बाद आओ इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हम इस बात को समझने के लिए, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उस क्वेश्चन को और अलग अलग तरीके से, क्योंकि कोई बच्चा खूब मेहनत करके समझ के पूछा है, अब उसको बताया जाएगा तो वो सीख जाएगा। ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है ना वो ज़्यादा सफलता जल्दी प्राप्त करता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़, आप किसी ने बच्चे ने पढ़ के पूछा तो पहले उसका दिमाग वेट कर रहा है कि इसका आंसर क्या है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। 2 तरह की मेमोरी होती है, एक टेम्प्रोरी मेमोरी, एक परमानेंट। टेम्प्रोरी मेमोरी का मतलब जो कुछ पढ़ाऊंगा आप सब दिमाग में रहेगा, आप नहीं रिवाइज करिए, नहीं पढ़िए, धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। परमानेंट मेमोरी जिसमें हमने समय दिया, मेहनत किया, खोजा और उसका आंसर एकदम से मिल गया तो जिंदगी में नहीं भूलेगा। दोबारा वो क्वेश्चन आएगा तो आप करके ही आएंगे, नहीं तो फिर याद होना और भूलना, अगर आप नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे। दिमाग का काम ही है, बस दिमाग में हम उन चीज़ों को रखेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में बेटा? देखो तो अगर हमारे पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के हम कोई भी 4 कॉइन ले सकते थे। हमने इन छोटे कॉइन को चूज किया क्योंकि कैलकुलेशन तो हमें ही करना है। जब खुद ही कैलकुलेशन करना है, अगर कोई आपसे कहे टेबल आपको सुनाना और आप अपनी मर्जी से टेबल को शुरू करिए, तो कौन सा टेबल सुनाएंगे? वंशिका जी, अगर आपको कहा जाए कि आपको टेबल सुनाना है और सबसे आसान टेबल सुनाना है तो कौन सा टेबल सुनाएंगे? हाँ, 2 का टेबल सुनाएंगे। 1 में क्या बुराई थी और 0 में क्या बुराई है? जब मुझे टेबल सुनाना है तो मैं सारी वैल्यू को 0 बोल दूंगा। 0 1 जा भी 0 होता है, 0 2 जा भी 0 होता है, 0 3 जा भी 0 होता है, 0 10 जा भी 0 होता है, 0 5 50 जा भी 0 होता है, 0 आप 100 जा भी बोलेंगे, 5 जा भी बोलेंगे, 1000, कितना भी आप जा बोलेंगे तो सब में 0 ही होगा। आप कितना भी गुना कर लेंगे तो जी, तो मुझे अगर चूज करना है वैल्यू तो मैं सबसे आसान वैल्यू चूज करूंगा। आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए आप 2 का टेबल पढ़ती जाएंगे, 20 तक पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे, अब 2 का 99 गुना पढ़ना है तो आपको टाइम नहीं लगेगा? 99 × 198 करने में टाइम नहीं लगेगा? तो हमेशा अगर कोई चीज चूज ही करना हो ना बेटा तो जो सबसे सिंपल है वही चूज कर लो। तो 0 का टेबल चूज कर लिया, बात ही खत्म हो गई। इसी तरह से जब मुझे 4 कॉइन चूज करने थे
तो मैंने 1 रुपए का कॉइन चूज किया, 2 का कॉइन चूज किया। वैसे मैं तो खुद भी 3 और 4 रुपए का भी कॉइन बना लेता, क्या फर्क पड़ता उससे, क्वेश्चन को समझना था बस। लेकिन हमने कहा कि अगर मैंने 3 और 4 रुपए रख लिए तो आप बवाल कर देंगे कि सर मार्केट में तो 3 और 4 रुपए वाले हैं नहीं, और आप कोर्ट में केस कर देंगे सर 3 रुपए और 4 रुपए वाले जो है कॉइन पढ़ाते हैं। तो मैंने भी अपनी सेफ्टी पूरी रखी हुई है, मैंने रखा 5 रुपए और 10 रुपए, भारत सरकार के अगेंस्ट नहीं जाना है मुझे। आई बात समझ में? तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये कॉइन आपने देखा है, आप ये घर पे भी कर सकते हैं। अब अगर सब कॉइन्स आप एक एक लीजिए, सिंगल लीजिए, तो आपके पास एक वैल्यू 1 बन सकती है, एक 2 बन सकती है, एक 5 बन सकती है, एक 10 बन सकती है। यानी आप 4 वैल्यू को इन कॉइन से देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप मान लीजिए डबल कॉइन लें, जैसे हमने 1 और 2 को लिया है, 1 के साथ 2 को लिया है, सिस्टमेटिकली लिया है, 1 के साथ 5 को लिया है, 1 के साथ 10 को लिया है, फिर 2 के साथ 5 को लिया है, फिर 2 के साथ 10 को लिया है, फिर 5 के साथ 10 को लिया है, तो हमारे पास इतने तरीके से वैल्यू जनरेट होगी। जब हम तीसरी कॉइन को लेंगे तो इन तीनों को ले सकते हैं, इन तीनों को ले सकते हैं। ऐसे ही हमने 2 ए लिया है, 1 ए लिया है, 2 ए लिया है, 1 ए लिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 5, 1 2 5 को ले लिया, 1 5 10 को ले लिया, 1 5 और 10 को ले लिया, 2 5 और 10, 2 5 10 को ले लिया, और 1 2 और 10 को ले लिया। ये 4 ही तरीका हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हमारे पास, अगर हम सारे के सारे लेंगे तो हम सारे को केवल एक तरीके से ले सकते हैं। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा NC1, इसी को बोलते हैं NC2, इसी को बोलते हैं NC3, इसी को बोलते हैं NC4। n की वैल्यू 4 है तो 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, इसका डिटेल है जो आपको नहीं करना है। लेकिन समझ, जब आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो समझने की गहराई में इस बात तक पहुंच जाइए कि बात क्या हो रही थी, और तब फार्मूले को समझिए, और तब उसके बाद अगर कोई नई बात आती है तो सीख जाइए, फिर आपको भूलेगा नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो ये पूरा तरीका आपके पास मिला कि आपको इतने तरह से आप पैसा बना सकते हैं। इसका मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपया, 11, 16, 7, 12, 15, ये सब पैसा आप दे सकते हैं अगर आपके पास केवल ये 4 कॉइन के एक सिक्के हैं तो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप क्या 19 रुपया किसी को पे कर पाएंगे, तो पे ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे कॉइन की टोटल वैल्यू कितनी है, 18 है। अगर हमने इन कॉइन का वैल्यू दिया है तो आप इनसे मैक्सिमम जो है 18 तक ही जा सकते हैं, 19 कैसे बना पाएंगे, और सबके सिंगल ही कॉइन आपके पास में। अब देखिए क्या नहीं आप बना पाए, 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, 4 रुपए आप नहीं बना पाएंगे अगर आपके पास सिर्फ ये कॉइन दिए गए हैं। तो ये इसके क्वेश्चन के आगे की बात होती है, क्योंकि ये तो मैनर की बात कर रहा था। मैनर तो हमें पता चल गया कि टोटल मैनर हमारे पास कितने हैं, 15 मैनर्स हैं। वो 15 मैनर्स कौन थे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कॉइन हो मैनर 15 ही बनेगा, वैल्यू अलग अलग बन जाएगी। तो वैल्यू के पॉइंट से भी आप इस क्वेश्चन को आगे समझ सकते थे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है हमने सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ाई थी और पूरा रिवाइज करवा दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन की बेसिक समझ आपके पास पहुँच गई होगी। अगर पहुँच गई तो इसके आगे की बात बता दूँ। बोलो, यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? ठीक है, तो हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। आइए सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन आपका हो गया। अब आपको चीज़ें और सीखिए। कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि हमने हैंडशेक कर लिया। कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि हमने जो है गिफ्ट वगैरह बांट दिए। कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि हमने लाइन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें हमने मिला के पॉइंट्स को बना दिया। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल में हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक, आप पहले सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास यहाँ पर गेंदे हैं, जैसे हमारे पास कुछ लाल गेंदे हैं, बॉल जिसको हम बोलते हैं। दूसरा चीज़ हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ग्रीन जो है बॉल्स हैं। ये दूसरी चीज़ आप देख लीजिए। तीसरी चीज़ हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ वाइट बॉल्स हैं। ये 3 कलर मैंने चूज कर लिया, कोई भी आप 3 कलर ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमारे पास वाइट की जो गेंदें हैं इनकी संख्या है 5। इस तरह की हमारे पास 5 बॉल हैं। ठीक है बेटा, अब चाहे तो मैं इसके 5 बॉल बना भी देता हूँ। अब देखिएगा बहुत आसान होता है इसको बनाना। हम इसके 5 गेंदें बना सकते हैं यहाँ से, और कॉपी करने का सिस्टम होता है। छोड़िए, इसकी हमारे पास कुल 5 गेंदें हैं, इसकी हमारे पास कुल 4 गेंदें हैं, और वाइट कलर की हमारे पास कुल 3 गेंदें हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको 3 गेंदों का चयन करना है।
और उसमें अलग अलग कंडीशन लगने वाला है। ठीक, आप लोग पहले क्वेश्चन को लिखिए, फिर समझाता हूँ। लिखिए, ए बैग कंटेन 5 red, 4 green and 3 white balls. A bag contain 5 red, 4 green and 3 white ball. एक बैग में 5 लाल, 4 हरी और 3 सफेद गेंदें हैं। ए बैग कंटेन 5 red, 4 green and 3 white ball. ठीक ठीक, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, हाउ मेनी वे 3 balls can be choose. हाउ मेनी वे 3 balls can be choose. दूसरा लिखेंगे, पहला है कि हम 3 गेंदों को कुल कितनी प्रकार से चयन कर सकते हैं, 3 गेंदों को कितनी प्रकार से चयन कर सकते हैं, ये पहला केस बना। दूसरा केस लिखिएगा, सेकंड केस लिखिए, प्रत्येक गेंदें अलग अलग रंग की हो, चूज 3 ही करना है, ध्यान रखना। अब हर बार हम 3 ही चूज करेंगे, बस कंडीशन बदल जाएगा। इसी का अगला पार्ट लिखिए, ईच बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमें चूज तो 3 करना है, लेकिन तीनों की तीनों बॉल कैसी हो, अलग अलग रंग की हो, तीनों ही गेंदें अलग अलग रंग की हो। तीसरा पार्ट लिखिएगा, लिखिए 3 balls ऑफ सेम कलर, यानी निकाली गई तीनों गेंदें क्या हो, एक ही जैसे रंग की हो, 3 balls ऑफ सेम कलर्स। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, अगला केस है 2 red and 1 green, 2 red and 1 greens। अगला लिखिएगा 2 greens and 1 white, 2 greens and 1 white। ठीक है, अब आप बना के दिखाइए। बनाइए। ठीक है, आइए हमारे साथ एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं और समझते भी हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपकी इस क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन बना, उसने आपको ये 5, 4, 9 और 3 कुल कितनी गेंदें दी, 12 गेंदें। 12 गेंदों में से आपको चूज करना है 3 गेंदें। तो अगर आपके पास 12 गेंदें हैं और उसमें से 3 गेंद चूज करना है, 12 समझ में आ रहा है कि 12 कहाँ से है, सब कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका चूज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 12C3, कोई प्रतिबंधता नहीं है, आप कोई भी 3 अलग अलग गेंदें चूज कर सकते हैं और टोटल गेंद आपके पास में 12। तो इसका जवाब होगा 12C3, यानी आपके पहले क्वेश्चन का जवाब। अगर हमारे पास 5 लाल गेंदें हैं, 4 हरी गेंद है और 3 सफ़ेद गेंद है, ऐसे मामले में अगर हमें 3 गेंद चूज करना है तो चूज तो 3 ही करना है, तो हमेशा नीचे C3 आएगा, C3 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम 3 चीज़ को चूज करेंगे तो नीचे की वैल्यू हमेशा 3 ही आनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और ऊपर की वैल्यू, क्योंकि हम पूरे में से चूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 12। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 12C3। आप निकाल सकते हैं 12C3 की वैल्यू, निकालिए। 12 इंटू क्या, 11 इंटू क्या, 10, और डिवाइड बाई क्या करेंगे बताओ, 6 से कर सकते हैं, 6 लिख दूँ डायरेक्ट। अब तो आपको समझ में आ गया 6 कहाँ से आ रहा है। 6 से इसको 2 बार में घटा दीजिए, दिव्यांशी जी 11 का टेबल 2 बार 22 और पीछे लगा देंगे 0। तो हमारे पास कुल मैनर कितने हैं चूज करने के, हमारे पास कुल 220 मैनर हैं। इसी 220 मैनर में सब कुछ कंप्लीट है,
आप जितने भी डिफरेंट तरीके से चूज करेंगे इस 220 के अंदर कंप्लीट है, यानी यहाँ पर आपके पास कुल 220 तरीका है अगर आप 3 बॉल को चूज करना चाहते हैं तो। लेकिन हमने इसमें एक क्वेश्चन और दिया, ये तो पहला क्वेश्चन था भाई जो आपने बना लिया। अब हमने आपको दिया है दूसरा क्वेश्चन। बताइए भाई इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था, आप लोग दूसरा क्वेश्चन बनाए इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या आप चाहते क्या है सेकंड क्वेश्चन में? अच्छा, डिफरेंट कलर का मतलब आप ये चाहते हैं कि अगर पहली बॉल रेड है तो अब हम रेड को नहीं चूज करें, और रेड आप एक ही चूज करना चाहते हैं। रेड हमारे पास कितनी है? 5। तो 5 बॉल में से अगर हम एक रेड चूज करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए इसके लिए बताइए? 5C1। ये बात समझ में है? 5 रेड है और 5 में से आप एक ही रेड में से तो निकालेंगे। पांचों रेड है, मान लीजिए एक का नाम R1 है, एक का नाम R2, एक का नाम R3, 5 बॉलें हैं रेड कलर की। तो अब 5 बॉलों में से एक बात को चूज करने का तरीका आपके पास 5C1 हो गया। लेकिन रुकिए, आपको बॉल चूज करनी है 3 और अभी तक कितना किया है चूज? 1। तो फिर आपको इसमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ हम चूज कर रहे हैं जितना चूज करना है, अगर उतना नहीं पूरा हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। फिर समझो, हमें 3 चूज करना, अभी तक हम एक ही चूज कर पाए, तो जो भी चीज़ आगे आएगी वो मल्टीप्लीकेशन के थ्रू आएगी। तो अगर हम अब हम कहाँ से जाएंगे? ग्रीन के पास। ग्रीन कितनी हमारे पास है? 4। तो 4 में से भी हमें एक ही चूज करनी पड़ेगी, तो क्या बन जाएगा? 4C1। अभी भी मेरा 3 नहीं पूरा हुआ है। अब हम जाएंगे व्हाइट के पास, और व्हाइट भी हमारे पास कितने? 3 है, तो हम 3C1 कर लेंगे। और किसी भी C1 की वैल्यू तो आप जानते हैं बच्चों, तो 5 × 4 × 3, बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो हमारे पास ना इन बॉलों को चूज करने का कुल 60 मैनर्स है। हमारे पास कुल 60 तरीके हैं, 60 तरीके हैं, जिन 60 तरीके से हम इन बॉल को चूज करते हैं। 5C1, 4C1, 3C1, 5 × 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 60। हमारे पास कुल 60 मैनर्स है, इन 60 मैनर से हम इसको चूज कर सकते हैं। आगे समझ में? तो तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप बना सकते हैं। अब बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा दिमाग लगाइएगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि जो भी बॉल निकालें, अब आपके हाथ, आप आंख बंद करके एक बैग से निकालिए, और आप चाहते हैं कि वह सारी बॉलें, तीनों बॉल जो है क्या हों? एक जैसी हो। तो तीनों बॉल सेम कलर की तब हो सकती है जब तीनों लाल हों, या तीनों की तीनों क्या हो? हरी हों, या तीनों की तीनों क्या हों? व्हाइट हो। और हम सभी मैनर को जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने मैनर जबकि हमारी सारी गेंदें एक जैसी हैं। तो इसका मतलब अब आपको 5 में से एक नहीं चूज करना है, कितना चूज करना है बताइए? 3, तभी तो आपको एक जैसी मिलेगी। अब बताओ आगे के लिए प्लस चलेगा कि मल्टीप्लाइड चलेगा? मल्टीप्लाई क्यों चलेगा? जब आपका 3 का टारगेट है और टारगेट पूरा हो गया तो मल्टीप्लाइड नहीं चल सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाइड कर दिया मतलब और ज्यादा गेज चूज करना चाहते हो। अब तो 3 ही, आपको हर बार 3 ही गेज चूज करना है। ये बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का थीम ये है कि आपको 3 ही गेज चूज करना है। कंडीशन ये लगा कि तीनों लाल रंग की हो, तो मिल गई लाल। अब आपको मल्टीप्लाइड नहीं करना। देखो यहाँ पर हमने एक चूज किया, 3 नहीं पूरा था, इसलिए मल्टीप्लाइड होता चला गया। तो अब इसमें यही मेन बात है जिसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। पूरे कॉम्बिनेशन में बच्चा यही नहीं पकड़ पाता है किधर मल्टीप्लाइड करें और किधर प्लस करें। आप देखो कि आपको इंस्ट्रक्शन कितने को चूज करने के लिए? 3 को चूज करने के लिए गया। 3 से ज़्यादा आपको चूज करना ही नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी 3 आ गया बंद हो जाएगा। तो फिर रास्ता किसका खुलेगा? प्लस का। यानी हमारे पास वो तीनों बालें या तो लाल हों या फिर कैसी हों? तो 5C3 के बाद हमारे पास आ जाएगा 4C3, और उसके बाद बताइए हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम सफ़ेद चूज करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? 3C3। और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप सभी लोग जानते हैं 5C3 इज इक्वल टू 5C2 एंड दैट इज इक्वल टू, मैं करके दिखाऊं या मान जाएंगे आप लोग? चलिए मैं पूरी कहानी, पूरी गीत गा देता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग इस बात को समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 5C2, तो इसको आप तुरंत कन्वर्ट कर देना बेटा 5C2 में। 4C31 दैट इज इक्वल टू 4C1, और 3C3 को तो 3C3 में ही रहने दो। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? देखो 5C2 की वैल्यू 5 × 4 डिवाइड बाई 2। 4C1 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, 3C1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 से कट जाएगा, कटाइए फिर इसको। 2 से कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हमें क्या मिलेगा बताइए? कितना तरीका हो गया? वी हैव द 15th मैनर, 15 तरीका हो जाएगा। हम 15 तरीके से इसको चूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात कि आपको कैसे करना है? तो नीचे से लॉक कर दीजिए, जहाँ बैठे हैं वहाँ से लॉक कर दीजिए।
बस आपको समझ में आया कि कैसे करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया होगा, बताइए क्या क्या कंडीशन है। अच्छा चलिए हम लोग इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको 2 रेट चाहिए, 5 में से तो 2 रेट मिलेगा, तो 5C2। और क्या चाहिए? अच्छा बताओ, मल्टीप्लाइड करूँ कि प्लस करूँ? मल्टीप्लाइड, क्योंकि अभी तक 2 ही चूज किया हूँ। 1 ग्रीन, 1 ग्रीन कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? 4C1 से। 5C2 की वैल्यू निकाल चुका हूँ थोड़ी देर पहले, 10 इंटू 4, कितने मिनट बन जाएंगे हमारे पास? 40 तरीके हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन बताओ। हाँ 2 ग्रीन, ग्रीन कहाँ से लेंगे? 4C2 से। और वाइट कहाँ से लेंगे बेटा? 3C1 से। तो अगर इसको सॉल्व करोगे देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 4 इंटू 3/2, 12 का आधा कितना होता है? 6। और यहाँ पे कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी? 18। कैलकुलेशन करना आ जाएगा धीरे धीरे जब आप इसको बनाएंगे इस क्वेश्चन को। NC1 NC2 NC3 पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो लोग भी नहीं थे, ताकि आप कैलकुलेशन में तेज हो जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 4 में से हमें 2 चूज करना है तो 4C2 लग जाएगा। अब व्हाइट पे चले गए तो व्हाइट 3 ही है, 3 में से 1 चूज करना है, 3C1 हो गया। C1 की वैल्यू 3 होगी, 4C2 की वैल्यू 6 कैसे होगी ये आपको पता करना पड़ेगा। अब 4C2 अगर आपने मना कर दिया तो फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या? अब 4C2 मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 3/2, 12 का आधा कितना होता है बेटा? 6 होता है। तो हम वहाँ पर 6 इंटू 3 कर देंगे और इसकी वैल्यू हम 18 पकड़ लेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। हमारे पास 5 गेंदें लाल हैं, हमारे पास 4 गेंदें हरी हैं, हमारे पास 3 गेंदें सफ़ेद हैं, और हमें इन गेंदों में से इस तरह से कुछ चूज करना था। आगे बढ़ सकते हैं? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तो आगे बढ़ेंगे। NCR आपको समझ में आता है? फिर से मैं बता देता हूँ। 12 में से 3 गेंदें चूज करनी, तो 12C3, जिसकी वैल्यू 12 इंटू 11 इंटू 10/में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आपने निकाल लिया। कुल हमारे पास 220 तरीके हैं। लेकिन हमने अगला चीज़ पूछा कि हर एक गेज जो है वो अलग रंग की चूज हो, इस यह कितने तरीके से हो सकता है? तो देखो 5C1 4C1 3C1, और C1 की वैल्यू उतनी होती है, तो 5 चौका 20 60, हमारे पास कुल 60 मिनट आ गए। अगर हम अगले केस में कहते हैं कि एक जैसी हो, तो एक जैसी का मतलब हमें एक ही जगह से 3 गेज चूज करनी पड़ेगी। तो हमने 3 चूज कर लिया तो फिर हम प्लस कर देंगे, फिर 3 चूज किया फिर हम प्लस कर लेंगे, और इस तरह से हमने इनकी वैल्यू को सॉल्व कर लिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 5 इंटू 4 इंटू 3/6, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा कि मैं इसको 5C2 बोलूँ, और इसको मैं ब्रेन में कर सकता हूँ। 5C3 इज इक्वल द 5C2 एंड 5C2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो ये मेंटल कैलकुलेशन का प्रोसेस हो सकता है और आप एग्जाम में टाइम को बचा सकते हैं, इसीलिए कन्वर्जन को बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जैसे आपको निकालना था 4C3, तो हम क्यों 3 बार जाएंगे? हम सीधा 4C3 को तुरंत कर देंगे 4C1, एंड 4C1 हमें क्या दे देगा? 4 दे देगा। देखो 4 दे दिया। और ये तो पता है कि 3 में से 3 ही चीज़ों को चूज करना है, नहीं एक ही चॉइस आपके पास में, तो आप इस तरह से इन सबको ऐड कर लेंगे और इसके बाद इसकी वैल्यू तक पहुंच जाएगी। आगे क्वेश्चन ने बदल दिया, आगे इसने कहा कि 2 ग्रीन लाओ और 1 व्हाइट लाओ, तो ग्रीन के पास जाइए, ग्रीन हमारे पास 4 है, 4C2 हो जाएगा। व्हाइट हमें पता है 1 है, अब 4C1 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू तो आपको 10 पता है, आपने कर लिया। मतलब रेड और ग्रीन चाहिए था। आगे आपको क्या चाहिए? ग्रीन और व्हाइट चाहिए। जो भी चाहिए वहां से चूज करिए। जब तक आपका 3 नहीं पूरा है तब तक मल्टीप्लाई। अगर 3 पूरा हो जाता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, आपको कहीं पर 3 चीजें चूज करनी और 3 पूरा हो गया तो आगे जो भी एप्लीकेशन बनेगा वो प्लस का बनेगा। और जब तक आपका 3 नहीं पूरा हुआ है, अभी आपने 1 या 2 ही चूज किया, तो जो चीज़ आएगी वो मल्टीप्लीकेशन में होती चली जाएगी। एकदम सिंपल सा तरीका, तो पूरे कॉम्बिनेशन में तुमको कभी इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। आई बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, तो हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बोलो। चलो एक मैजिकल क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा और बहुत बार पूछा गया। पूछा जाता है कि आपके पास लेटर बॉक्स होते हैं, उसमें आपको लेटर पोस्ट करना होता है। क्वेश्चन पूछता है कि आप लेटर कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखिए क्वेश्चन, लिखिए हाउ मेनी वे 5 letter can be post? How many way 5 letter can be post in 3 letter box? How many way 5
5 letter can be posted in 3 letter box. इस क्वेश्चन में ना आपको परमुटेशन लगाने की जरूरत है ना कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से रखिएगा और ये जिंदगी भी नहीं भूलेगा। आज तक कोई बच्चा इसको गलत करके नहीं आया है और ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप बताइए, जो बॉक्स होता है, आप कहीं भी जाएंगे तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ पर बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पर एक जगह होती है जिससे आप क्या करते हैं, लेटर को डालते हैं। तो इसमें फिक्स क्या है, बॉक्स फिक्स है कि लेटर फिक्स है? बॉक्स को तो आप उठा के डाल नहीं सकते लेटर में, लेटर को बॉक्स में डाल देते हैं, करेक्ट। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, बॉक्स अपनी जगह पर फिक्स है, इसमें अपना दिमाग मत लगाना। बॉक्स फिक्स है, डाल क्या रहा है, लेटर, करेक्ट है, बॉक्स फिर लेटर। तो आपको करना है क्या इस क्वेश्चन में, आपका इसका सोल्यूशन होता है जो भी बॉक्स उसको नीचे लिखो और जो भी लेटर उसको क्या बना दो, पावर बना दो। आपके पास कितने बॉक्स थे, कितने बॉक्स हैं आपके क्वेश्चन में, तो 3, और लेटर कितने आपके पास में है, 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टू पावर 5। 3 टू 5 की वैल्यू आप जानते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा बोलो, 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, मल्टीप्लाई करके देखिए आप लोग, 243। तो हम 343 तरीके से अपने लेटर को पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, वहां बोर्ड पे बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन। देखो इस कैलकुलेशन को ना आप बड़े आसानी से कर सकते थे। जैसे आप क्या करो, 3 में 3 का मल्टीप्लाइड कर दो, कितना हो गया भाई, 9 हो गया। फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाइड कर दो, कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ और 3 बचा है। अगर हम 9 में 9 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 81 हो जाएगी। 81 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 243। वैसे तो 3 की कुछ पावर आपको याद होने चाहिए। 3 की पावर 1 की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 के पावर 4 की वैल्यू 81, 3 के पावर 5 की वैल्यू 243 और 3 के पावर 6 की वैल्यू 729, 729 और 3 की पावर 7 की वैल्यू, तो हो गया ना आप लोग डाटा फेस। तो कब याद करेंगे आप लोग, 2 के 10 पावर और 3 के 10 पावर और 5 के कई सारे पावर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यही सब तो एग्जाम में बार बार आते हैं। ये केवल एक चैप्टर में तो नहीं आते हैं, कहीं भी आ जाते हैं पावर कूद के। आई बात समझ में। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास कितने कितने जो हैं बॉक्स कितने हैं, 3, और लेटर कितने हैं 5। तो हम कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, 3 के पावर 5। अच्छा मान लो इसको उल्टा कर दें कि बॉक्स हमारे पास 5 है और लेटर हमारे पास 3 है, तो आंसर बदल जाएगा। तो 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब तो पता ही होगा ना बेटा, बोलो हैं। मान लो हम कहते हैं कि हमारे पास बॉक्स जो है वो हमारे पास 10 है और लेटर हमारे पास 2 है। बताओ पोस्ट करोगे कि नहीं करोगे, कितने तरीके से पोस्ट करोगे, बोलो बोलो कितने तरीके से, 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 100। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर आपके अगर ये आपके दिमाग में रह जाएगा या भूल जाएंगे एग्जाम तक, क्योंकि सिस्टमेटिक है ना बेटा, बॉक्स नीचे रहता है, 2 ही चीजें होती हैं, एक के पावर में दूसरा जाता है। आप इस बात को कैसे लर्न करोगे, इस बात को ध्यान रखो कि बॉक्स को हम नीचे रखेंगे और लेटर को हम ऊपर से डाल रहे हैं, यानी लेटर को हम वेरिएट कर रहे हैं। वन थिंग इज फिक्स, जो फिक्स है वो हमेशा बेस में रहेगा और जो वेरिएट करेगा वो बोलो वो पावर में चला जाएगा, वो पावर में चला जाएगा। एक फिक्स एक पावर, पावर कौन बनेगा, जो वेरिएट कर सकता है। वेरिएट कौन कर रहा है यहाँ पर, लेटर। तो हम कितने तरीके से इसको पोस्ट कर सकते हैं, बोलो बोलो 10 का स्क्वायर। जैसे मैंने कहा मेरे पास मान लो कि हमारे पास जो है 7 बॉक्स हैं और लेटर 3 है, तो हम कितने तरीके से इसको पोस्ट कर सकते हैं। सर ये तो पता है 7 का क्यूब होता है कितना है, कैलकुलेटर करके बता देंगे सर आप, बोलो। अब ये 243 नहीं आएगा, ये 3343 आ जाएगा। सेवन अगर हमारे पास बॉक्स है और लेटर 3 है। अब इसमें क्या है, अगर मान लो तुम भूल भी गए बेटा,
तो ये छोटा सा कैलकुलेशन तो कर सकते हो, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें मल्टीप्लाइड कर लीजिए आप लोग, 7 7 जा कितना होता है 49, और 49 में 7 का मल्टीप्लाइड। दिव्यांशी जी 49 का टेबल तो याद होगा नहीं, तो 50 का टेबल तो याद है। तो 50 का टेबल पहले 7 बार पढ़ के और 7 माइनस कर दो। अगर 50 का टेबल तुम 7 बार पढ़ोगी, 5 का टेबल तो याद होगा, 50 की नहीं तो 5 का टेबल याद होगा, 5 7 35, जीरो ले जाएंगे 350 हो जाएगा। 350 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि -1 पे चल रहा है। अब कौन बच्चा आज तक, किस टीचर ने किस बच्चे को 49 का टेबल याद करवा दिया? लेकिन लॉजिक्स हैं, छोटे छोटे लॉजिक को सीख करके आप इन चीज़ों को अपने टाइम को देखो। पूरा एग्जाम में क्या है, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, वो पूरा एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन तो बनाना आना ही चाहिए, प्लस उसके बेहतरीन तरीके आपको पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर हमने ये टेक्निक यूज कर ली, और वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी दिमाग अभी जब रन करेगा तो एग्जाम में भी रन करेगा। अगर अभी नहीं रन किया तो क्या सोच रहे हैं कि एग्जाम में जाके आपका ब्रह्म जग जाएगा, ब्रह्म फिर सो जाएगा, ब्रह्म कहेगा चल अगली बार तू आ। इसीलिए 49 का टेबल याद नहीं करना है, लेकिन 50 का टेबल तो याद है, हम उस लॉजिक से वहाँ से निकाल लेंगे। इसीलिए आपको मैथ आता है कि नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, या कंपटीशन में सब लोग एक जैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला है सबसे तेज का। और सबसे तेज दो तरीके से, एक तो बेहतर बेहतर टेक्निक से हम लोग सीखेंगे, दूसरा क्या करेंगे, अभ्यास इतना रखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को जाते ही हम लोग फटफट कर देंगे। अच्छा ये चीज़ें, क्योंकि ट्रेंड फिक्स है। एक चैप्टर में मान लीजिए 20 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर हमने 20 के 20 तरीके को ठीक से पढ़ लिया तो क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे? तो फिर किस बात पे, आप सोचो, फिर किस बात का सिलेक्शन मिलता होगा और किस बात से बच्चे पीछे रहते होंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और अभ्यास, है ना बेटा। तो आज आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताया, समझाया। आगे का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, हम लोग इस पर और आगे बात करेंगे। आप लोग पढ़ के क्वेश्चन वगैरह लेके आइएगा। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, आप लोग फिर अगली क्लास को आनंद लीजिए। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, 5 मिनट आप लोग ब्रेक लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं बेटा।